धन्यवाद आपको एस अकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो है कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं का लेखा करता है कौन? सीएसओ। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? सीएसओ। आगे देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। आगे देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी कब? 1977 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कब कराई थी? 1977 में। और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो वह नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं जिसे में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र। और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है कौन? सीएसओ। श्वेत पत्र प्रकाशित कौन करता है? सीएसओ। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? तो वह कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। 2014-15 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र में सेवा आदि का योगदान अनुमानित है क्रमशः। तो कृषि का है 17.6 और उद्योग का है 29.7% और तथा सेवा क्षेत्र का है 52.7%। 2014-15 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान ये दिया गया है। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वह तृतीय क्षेत्र जो सेवा के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है जो सेवा के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है किससे? कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? वह कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से। और द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलपूर्ति से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलपूर्ति से। और तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र से, व्यापार, परिवहन तथा संचार से। ये तृतीय क्षेत्र संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश कौन सा है? तो वह जापान। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश है जापान। वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा? तो वह गोवा तथा बिहार। वर्ष 2013-14 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य तो है गोवा और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा? तो वह है दिल्ली। वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? तो वह न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रति दिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। ग्रामीण के लिए तो होना चाहिए 2400 कैलोरी और शहरी में क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में होना चाहिए 2100 कैलोरी। ये फ्रेंड्स ग्रामीण का है 2400 कैलोरी और शहरी के लिए 2100 कैलोरी है। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़ वाला फार्मूला के आधार पर। भारत में गरीबी का आकलन लकड़ वाला फार्मूला के आधार पर किया जाता है। लकड़ वाला फार्मूला को स्वीकृत प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। लकड़ वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था राजस्थान में।
अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में। और भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण द्वारा, जिसे NSSO कहते हैं। तो भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की? अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी? अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी। और भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो वह संरचनात्मक। ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो वह मौसमी बेरोजगारी, जो कृषि क्षेत्र में आती है। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी जो कृषि क्षेत्र में आती है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है? तो वही खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी। और वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है और अनुच्छेद 280 के तहत होता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 5, अध्यक्ष के समेत। ओके फ्रेंड्स, वित्त आयोग में सदस्यों की 5 संख्या होती है अध्यक्ष सहित। अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या कितनी है? तो 14। अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या कितनी है? 14। और 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ था फ्रेंड्स 2013 में। और 14वें वित्त आयोग की अवधि कितनी थी? 2015 से 2020 तक। 14वें वित्त आयोग की अवधि है 2015 से 2020 तक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 6वें आयोग के अध्यक्ष थे B.N. कृष्णा। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? B.N. कृष्णा। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 15 मार्च 1950 को। 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। और किनकी सिफारिश पर हुआ था? तो नियोगी समिति की सिफारिश पर। और नियोगी समिति का गठन हुआ था 1946 में। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? जॉन मथाई ने। योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था जॉन मथाई ने। योजना आयोग संस्था थी परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। योजना आयोग संस्था थी परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। और योजना आयोग का अध्यक्ष होता था कौन? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे फ्रेंड्स? तो होते थे प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारी लाल नंदा। मतलब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो वो था पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी
और उपाध्यक्ष थे मोंटेग अहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? तो हुआ था नीति आयोग का। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नीति, एन मतलब नेशनल और आई मतलब इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग अस्तित्व में आई थी 1 जनवरी 1915 को। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहते हैं। तो यह अस्तित्व में कब आई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष होते नरेंद्र मोदी एवं उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी एवं उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। नीति आयोग संस्था है फ्रेंड्स गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी लक्ष्य निर्धारित कितनी की गई? 9%। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य निर्धारित कितनी की गई? 9%। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। सुपर कैबिनेट कौन कहलाता है? योजना आयोग। और राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे एनडीसी कहते हैं का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। और एनडीसी संस्था है गैर संवैधानिक। एनडीसी संस्था है फ्रेंड्स गैर संवैधानिक। एनडीसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो वो थे एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। और भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की? विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में। तृतीय विश्व शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? विकासशील देश के संदर्भ में। और भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश तो है अमेरिका, और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश है पहला रूस। ओके फ्रेंड्स, पूंजीवादी तो है अमेरिका और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला है रूस है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो वह अमेरिका की। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वह चीन की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो वह चीन की। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 10वां। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 10वां। और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 3रा। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 3रा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो वो था फ्रांस। और भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित। भारत में अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, अब समझेगा फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो वह निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? 1948 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था 1948 में। और मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो 1990 से जारी कर रहा है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और 1990 से ये जारी कर रहा है।
मानव विकास सूचकांक जिसे HDI कहते हैं का आकलन का आधार क्या है? तो वह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह 135वां 187 देशों में। HDR 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान है 135वां 187 देशों में। और मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान किसका है? तो प्रथम था तो नॉर्वे का, अंतिम था नाइजीरिया। मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान है क्रमशः नॉर्वे तथा नाइजीरिया का। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। और भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है कौन? जारी करता है योजना आयोग। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है योजना आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। सबसे पहले राष्ट्र की आय का आकलन किया गया 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था अगस्त 1949 में। और राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। राष्ट्रीय आय है क्या है? एक प्रवाह, स्टॉक नहीं। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह है, वो स्टॉक नहीं है। और हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था 1948-49 में। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया 1948 और 49 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के गणना का आधार वर्ष है 2011-12 2015 से। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011-12 2015 से। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 17.6%। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? तो वह 17.6%। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं कौन कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल कौन कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत में योजना का स्वरूप क्या है? तो वो मिश्रित है। भारत में योजना का स्वरूप मिश्रित स्वरूप है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था
प्लान इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को किसने लिखा है? विश्वेश्वरैया ने 1934 में। गांधी योजना को तैयार किया था किसने? श्री मन्ना रायन ने 1944 में। गांधी योजना को किसने तैयार किया था? श्री मन्ना रायन ने 1944 में। बॉम्बे प्लान जो 15 वर्षीय योजना है लागू हुआ था कब? 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। बॉम्बे प्लान लागू हुआ था 1944 में 8 उद्योगपति के द्वारा। जन योजना पीपल्स प्लान निर्मित की गई श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। जन योजना निर्मित की गई श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था किसने? प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था, जनवरी 1950 में प्रस्तुत किया था। नियोजन से तात्पर्य है, नियोजन से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक नियोजन, नियोजन से तात्पर्य आर्थिक नियोजन है। और आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो रूस ने अपनाया था। वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाया था? तो वो है रूस। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची में है? तो वह समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? वो है 7वीं। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है 7वीं अनुसूची। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 1951 में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी सन 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब हुई थी? 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? सन 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो वह रूस से प्रेरित है। और पंचवर्षीय योजना जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 था, वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय में प्राथमिकता या बल किस पर दिया गया था? तो कृषि को दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया था कृषि को। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका काल 1956 से 1961 पर रहा था। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, व दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, ये क्या है? इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी दूसरी योजना के काल में। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सभी इस्पात कारखाने और कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है। तो ये स्थापित की गई थी दूसरी योजना के काल में, दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित की गई थी ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966 रहा था।
किस मॉडल पर आधारित थी? तो डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? तो वह तृतीय योजना। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? तो वह तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल है अब तक। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था क्रमशः 5.6% तथा 2.8%। तृतीय योजना का विकास दर तो था 5.6% एवं लक्ष्य एवं प्राप्ति दर का लक्ष्य कितना था? तो वो था 2.8%। आगे देखते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या था? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता का कारण क्या था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध था जो 1965 में होता, और भारत चीन का युद्ध जो 1962 में एवं भयंकर अकाल था। तो फ्रेंड्स, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण थे भारत पाकिस्तान के युद्ध, भारत और चीन का युद्ध एवं भयंकर अकाल पड़ा था उस टाइम। 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? तो वह था 1966 से 1969। 3 वार्षिक योजनाओं का काल था 1966 से 1969 तक। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश 1966 से 1969 की। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश की। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट जो कि 1968 में बना था, की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो योजना अवकाश में। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत हुई थी योजना अवकाश में। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना का काल कितना था? 1969 से 1974। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की थी, की रूपरेखा तैयार किसने की थी? तो D.R. गॉडगिल ने। चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी D.R. गॉडगिल ने। गॉडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। गॉडगिल योजना कहलाता है चौथी योजना। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास। चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। और पांचवी योजना का काल था 1974 से 1979। 1974 से 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 की रूपरेखा तैयार किसने की थी? डीपी धर ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की तैयार किसने की थी? डीपी धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना कौन सी थी? तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में काल में दिया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में। काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम शुरू हुआ था पांचवी योजना के काल में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ था? तो पांचवी योजना के काल में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था पांचवी योजना में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था पांचवी योजना के काल में। अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं का काल कितना था? 1978 से 80 तक। अनवरत योजना का काल था 1978 से 1980 तक। अनवरत योजना देन है किसकी? गुन्नार मिर्डल की। अनवरत योजना किसकी देन है? गुन्नार मिर्डल की। और अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो थे रेगनर फ्रिश। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? रेगनर फ्रिश। और अनवरत योजना किस पर आधारित थी? गांधीवादी मॉडल पर। अनवरत योजना आधारित थी फ्रेंड्स गांधीवादी मॉडल पर।
नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी योजना के काल में, जो कि 1980 से 1985 का काल था छठी योजना का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? छठी योजना के काल में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किसने की थी? रामकृष्ण हेगन ने। 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रामकृष्ण हेगन ने। इंदिरा आवास योजना जो 1985 से 1986 तक थी, तथा जवाहर रोजगार योजना जो 28 अप्रैल 1989 को हुई थी, का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना के काल में। इंदिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना जो कि अक्टूबर 1989 में हुई थी, प्रारंभ हुई थी 7वीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना के काल में। 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसका काल था 1992 से 1997 की रूपरेखा तैयार किसने की थी? प्रणब मुखर्जी ने। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। और 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना कौन सी थी? तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे सफल योजना कौन सी थी? तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं योजना का विकास दर एवं लक्ष्य प्राप्ति दर क्या था? तो 8वीं योजना का विकास दर तो था 5.8% एवं प्राप्ति दर था 6.8%। महिला समृद्धि योजना जो 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ था, वो थी 8वीं योजना के काल में। महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 15 अगस्त 1993 को शुरू हुई थी, की शुरुआत हुई थी 8वीं योजना के काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं योजना के काल में शुरू हुई थी 15 अगस्त 1993 को। और 9वीं योजना जो कि 1997 से 2002 तक थी, का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007 तक का था। 10वीं योजना का काल था 2002 से 2007 तक। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना कौन सी है? तो वह 10वीं योजना। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य कितना था? तो 10वीं योजना का विकास दर तो था 8% एवं प्राप्ति लक्ष्य था 7.6%। और 11वीं योजना की अवधि कितनी थी? तो वो थी 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, यह मुख्य लक्ष्य है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। और 12वीं योजना की अवधि कितनी? 2012 से 2017 तक। 12वीं योजना की अवधि है 2012 से 2017 तक। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया 25 दिसंबर 2000 को। अन्नपूर्णा योजना आरंभ की गई 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। अन्नपूर्णा योजना आरंभ की गई 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974-75 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे NREP भी कहते हैं, की शुरुआत हुई थी 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1980 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे
SGRYB के तहत का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। नरेगा का शुभारंभ किसने किया था? तो करा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। नरेगा का शुभारंभ करा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत करी थी। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ किया था 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह प्रारंभ किया गया था। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? तो वो थी 100 रुपये। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? तो वो थी 100 रुपये। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सबसे पहले हुई थी आंध्र प्रदेश में। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सबसे पहले हुई थी आंध्र प्रदेश में। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वही बिहार है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला पहला राज्य है तो वही बिहार। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 या 2001 में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। और हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था 27 जनवरी 2003 को। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003-2004 में। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003-4 में। स्व जलधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 में। स्व जलधार कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2002 में हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2000 को। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई 2001 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई 2001 में। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे 15 अगस्त 2008 से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 से। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1999-2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? 1999-2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA प्रारंभ हुआ था 1982 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था 1982 में। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर को 1986 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कपाट का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1986 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे? कृषि से। और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है कौन सी? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CSCP कहते से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था कौन सी है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, इसे CSCP कहते हैं। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई 1920 ईस्वी में बड़ौदा में।
भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून कहाँ लागू की गई? बड़ौदा में 1920 ईस्वी को। चकबंदी के दो प्रकार है, कौन कौन से? ऐच्छिक एवं अनिवार्य। चकबंदी के कितने प्रकार है? तो चकबंदी के दो प्रकार है, ऐच्छिक एवं अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1921 में पंजाब से। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 से पंजाब में। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत, और जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सबसे कम है केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। जोतों का आकार सर्वाधिक कहाँ है? तो जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। और रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? तो गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। रबी की फसलों में प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। इनको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और खरीफ की फसल कौन सी है? तो चावल है, बाजरा और मक्का है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं चावल, बाजरा और मक्का। जायद की फसल कौन सी है? तो ककड़ी, तरबूजा, खीरा और सब्जी है। जायद की फसलों में आती है ककड़ी, तरबूज, खीरा और सब्जी। ये जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो वह चावल है। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम है चावल। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द के सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 में। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 68 में। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं, कौन माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरगोल को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरगोल को। हरित क्रांति में से सबसे प्रभावित फसल कौन सी है? तो वह गेहूं। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है तो वह है गेहूं। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सी.एस. सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे सी.एस. सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो वह फिलीपींस है। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। और सबसे पहले हरित क्रांति आई थी पंजाब में। सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ आई थी? पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है किससे? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो संबंधित है तिलहन उत्पादन से। और भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर से। और गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति
दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति संबंधित है अंडा के उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। और गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। और कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। और सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से है? तो वह है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर और उपहार कर। ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो वो है आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, धन कर है, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर है। कौन कौन से? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क और कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से है? तो आता है भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर और मोटर वाहन कर है। ये राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर और मोटर वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो वो थी चेलैया समिति। इसका गठन अगस्त 1991 में हुआ था। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चेलैया समिति। इसका गठन अगस्त 1991 में हुआ था। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वह निगम कर, जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत है निगम कर, जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है कहां से? वैट से, जो पहले बिक्री कर में आती थी। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय कहां से प्राप्त होती है? वैट से, पहले बिक्री कर से होती थी। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पादन शुल्क से। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पाद शुल्क से। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर। नगर पालिका के राजस्व का मुख्य स्रोत है चुंगी कर। सेवा कर के दायरे में सेवाओं की संख्या कितनी है? 119। सेवा कर के दायरे में सेवाओं की संख्या कितनी है? तो 119 है। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था 1994-95 में चेलैया समिति की संस्तुति पर। पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ 1994-95 में चेलैया समिति की संस्तुति पर। 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य था कितना? क्रमशः 2012 से 17 एवं 9%। 12वीं योजना का काल तो था 2012 से 2017 तक था। और इसका विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो रखा गया था 9%। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। रेखा समिति गठित की गई थी क्यों? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। और वांचू समिति किससे संबंधित थी? तो प्रत्यक्ष कर जांच से। वांचू समिति संबंधित थी प्रत्यक्ष कर जांच से। और सर्विस टैक्स की उगाही करता है आयकर विभाग। सर्विस कर टैक्स की उगाही कौन करता है? आयकर विभाग, इनकम टैक्स विभाग।
वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। वह स्थिति जिसमें वस्तु के मूल्य तो बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य घटता है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2004 से 2005। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, तो वो 2004 से 2005 है। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो वह 676। पहले 435 वस्तुएं थी। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या है 676, पहले 435 वस्तुएं थी। मुद्रास्फीति से हानि होती है देनदार को। मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है, तो होती है देनदार को। और मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है, ऋणी को होता है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा के प्रचलन से। और कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी कहा जाता है। और प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप है M1। मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप है M1। और मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। गिल्ट एड्ज बाजार संबंध है सोना चांदी से। गिल्ट एड्ज बाजार किससे संबंध है, सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है कहां से, रत्न एवं आभूषण से। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त होती है, तो रत्न एवं आभूषणों से प्राप्त होती है। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। भारत सर्वाधिक आयात किसका करता है, तो तेल का और पेट्रोलियम पदार्थ का सर्वाधिक आयात करता है भारत। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सबसे पहले अपनाई गई थी फ्रांस में 1790 में। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सबसे पहले अपनाई गई थी फ्रांस में 1790 में। अब भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ाना तथा आयात को कम करना। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, तो निर्यात को तो बढ़ाना तथा आयात को कम करना। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है कौन, निर्यात आयात बैंक। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, तो निर्यात आयात बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्यात आयात बैंक जिसे एक्सिम बैंक भी कहते हैं की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1982 में। एक्सिम बैंक जिसे निर्यात आयात बैंक कहते हैं की स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। भारत में जीवन बीमा देन किसकी है, तो वह ब्रिटेन की। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है UTI, LIC और GIC। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है, UTI, LIC और GIC। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 में हुई थी। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में।
भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। और भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है UTI। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी? UTI। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 ईस्वी को और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। UTI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का पहला म्यूचुअल फंड है US 64। भारत का पहला म्यूचुअल फंड है US 64। US 64 योजना समाप्त की गई 31 मई 2003 को। US 64 योजना समाप्त की गई 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः। प्रतिभूति मुद्रणालय तो है नासिक में और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है हैदराबाद में तथा बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो वह देवास में। यह भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस है क्रमशः कहाँ पर? नासिक, हैदराबाद तथा देवास में। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। और आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को और उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग के सिफारिशों पर। RBI की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है तो वह भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि प्रस्तुत की थी हजारी समिति में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि प्रस्तुत किसने की थी? हजारी समिति में। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण कितने दिन के लिए प्रदान करता है? 90 दिन का। ओके फ्रेंड्स। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं है यूनाइटेड किंगडम में। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कहां पर है? तो वह है यूके में। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। निजी क्षेत्र से पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो वह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। निजी क्षेत्र से पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो वह बैंकिंग सुधार से। और घोइपोरिया समिति किससे संबंधित है?
तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। घोईपुरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो एमपी में है। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, कहाँ है? एमपी में। देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में एसबीआई द्वारा। देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में एसबीआई द्वारा। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया है एक्सिस बैंक लिमिटेड। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम क्या रखा गया है? एक्सिस बैंक लिमिटेड। आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं बैंक दर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है वह कहलाता है बैंक दर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई 1904 में। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई? सन 1904 में। मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है प्रति 6 माह के लिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय बजट को। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय बजट को। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती केवल लोकसभा में। बजट से पहले आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोकसभा में। और घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। घाटे का बजट कब कहलाता है? जब सरकारी आय मतलब इनकम व्यय से कम हो सरकारी। बाजार के नियम के प्रतिपादक है जेबी से। बाजार के नियम के प्रतिपादक थे जेबी से। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में संसद द्वारा। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में संसद के द्वारा। और अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है शेयरों की खरीदारी। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है शेयरों की खरीदारी। भारत का पहला एवं सबसे पुराना बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में। और दलाल स्ट्रीट स्थित है बंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो स्थित है बंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में फेरवानी समिति द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में फेरवानी समिति द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है आईडीबीआई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है आईडीबीआई। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है दक्षिण मुंबई में वल्ली में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मुंबई में वल्ली में। और निफ्टी मूल्य सूचकांक है एनएससी का। निफ्टी मूल्य किसका सूचकांक है? एनएससी का। तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से। तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से।
भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो वह 23। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 23। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक आधार वर्ष है वर्ष 1978 से 79। बीएसई का संवेदी सूचकांक आधार वर्ष है 1978 से 79 तक। और बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक आधार वर्ष है वर्ष 1983 से 84। बीएसई का राष्ट्रीय सूचकांक आधार वर्ष है वर्ष 1983 से 84। नॉस्डैक है अमेरिका का शेयर बाजार। नॉस्डैक क्या है? तो नॉस्डैक एक अमेरिका का शेयर बाजार है। जो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। डॉ जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी। इसका मुख्यालय का मुंबई में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो करता है सेबी। और इसका सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में एस.ए. दवे समिति की अनुशंसा पर। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में एस.ए. दवे समिति की अनुशंसा पर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? सन 1965 ईस्वी में। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1945 को और इटली में हुई थी। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत 1991 से हुई थी। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत 1991 से हुई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सबसे पहले तैयार हुई 1985 में राजीव गांधी के काल में। नए आर्थिक सुधार की रूपरेखा सबसे पहले तैयार हुई थी 1985 में राजीव गांधी के काल में। विशेष आर्थिक जोन पारित किया गया मई 2005 ईस्वी में। विशेष आर्थिक जोन पारित किया गया मई 2005 ईस्वी में। और मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। और सत्यम समिति किससे संबंधित है? तो वह है वस्त्र नीति से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1990 में। लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित समिति आबिद हुसैन समिति। लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? आबिद हुसैन समिति। और स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई 6 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई 6 अप्रैल 1948 को। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। और विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है वह पर्यटन उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है पर्यटन उद्योग। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था 1907 में सांची और जमशेदपुर में। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था सांची और जमशेदपुर में सन 1907 में। देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है? 7 और 17। मतलब देश में महारत्न कंपनियों की संख्या है 7 और नवरत्न कंपनियों की संख्या है 17। कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग।
कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि को। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि को। और एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? सन 1975 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 ईस्वी में पंजाब में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 में पंजाब में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है आईएसआई मार्क। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित कौन करता है? आईएसआई मार्क। आईएसआई प्रमाणन जारी की गई 7 अप्रैल 2003 को। आईएसआई प्रमाणन जारी की गई 7 अप्रैल 2003 को। आगे देखते हैं। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क किससे संबंधित है? तो है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क योजना प्रारंभ की गई 12 अप्रैल 2002 से। हॉलमार्क योजना कब से प्रारंभ की गई? 12 अप्रैल 2002 से। और इकोमार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। इकोमार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम इकोमार्क निर्धारित किए गए साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। सबसे पहले इकोमार्क निर्धारित किए गए थे किन के लिए? साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो वह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसिल का पूरा नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारतीय मानक ब्यूरो आईएसओ अस्तित्व में आया 6 जनवरी 1947 को। उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में कब आया? 6 जनवरी 1947 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह दिल्ली में। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? तो वह एफपीओ। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? एफपीओ। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है वो है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन और बिजली की वस्तु है। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन और बिजली की वस्तु है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। स्थापना 1977 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे। और केंद्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1965 में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ स्थित है ये? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में हुई थी और ये स्थित है देहरादून में। मृदा समिति किससे संबंधित है? तो वह सहकारिता आंदोलन से। मृदा समिति किससे संबंधित है? सहकारिता आंदोलन से। और विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं है कहाँ पर है? तो वह भारत में। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ है? तो वह भारत में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? 1973 में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? सन 1973 में। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एगमार्क। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? एगमार्क। और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है?
तो स्थित है नागपुर में। भारत में पेटेंट अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया था 1970 में। भारत में पेटेंट अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया था 1970 में। और ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। अगला आता है, सफेद सोना कहा जाता है कपास को। सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना कहते हैं हम कपास को। और स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। स्वर्ण द्रव किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पेट्रोलियम को। बिग पुश सिद्धांत दिया था रोडन ने। बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? रोडन ने। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1904 में। और सुपर 301 संबंधित है मुक्त व्यापार में अवरोध से। सुपर 301 किससे संबंधित है? मुक्त व्यापार में अवरोध से। भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है यूएसए से। भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश कौन है? तो वह है मॉरिशस। भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वह है मॉरिशस। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित था चीनी घोटाले से। ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित था? तो वो था चीनी घोटाले से। और सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। और भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। भगवती समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से। और हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाना। दोस्तों आज इतने काफी। जय हिंद।